हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू एन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हमारे इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 का यूनिट 2 थियरी ऑफ कॉस्ट का करने वाले हैं। पूरा पूरा जबरदस्त मैराथन इस एक ही वीडियो में। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए। यार, सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। एंड सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद जब आप सीए इंटर में पहुंचेंगे तो तभी मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आगे जाकर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी ऐप पे। मुझे फॉलो करने की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप हमारे कम्युनिटी टैब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे क्लासेस के अपडेट्स आपको हमारे अनअकैडमी ऐप के कम्युनिटी टैब पे मिलते हैं, राइट। तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं जितने भी फ्री सेशंस लेता हूँ सारे सेशन की लिंक्स में इस एक गूगल शीट में अपलोड कर देता हूँ। इसकी लिंक है bit.ly/mvsir तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही लिंक टाइप करते हैं किसी भी ब्राउजर के ऊपर तो आपको ऐसा एक शीट ओपन होता है। यहाँ पे तीन आपके क्या बताइए, यहाँ पे तीन आपको टैब्स दिखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स एंड बीसीए वाला आपको यहाँ पे टैब को सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आप जाके जितने भी मैं मैराथन सेशंस लूंगा ना उन सबकी लिंक्स में यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। सो आप एक जगह पे हमारे सारे सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने पुराने भी जो वन शॉट सेशंस लिए हैं, जो एमसीक्यू सेशंस लिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे इस एक लिंक पे मिल जाती हैं। किसी भी ब्राउजर पे आप इस लिंक को टाइप कर सकते हैं। एज इट इज आपको ये हमारा जो सारे सेशन की लिंक है एक जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप जो है अनअकैडमी पे भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एमवी कोड यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दोनों में सेम क्लासेस होती है, लेकिन प्लस में आपको मिलते हैं पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस। एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 1-to-1 लाइफ मेंटरशिप एंड प्रिंटेड बुक्स। तो आप जो भी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ले सकते हैं एमबीसा कोड को यूज करके। एंड एक लास्ट चीज अपने जूनियर्स को जरूर बता देना कि हमारी मंजिल बैच स्टार्ट हो चुकी है सीए फाउंडेशन मई जून 23 वाले बच्चों के लिए। 24 नवंबर से बैच चालू हुई है। तो इसमें भी जो है एमबीसा कोड को यूज करके स्टूडेंट्स जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या आप सीए इंटर में जाके भी सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हैं अनअकैडमी का। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आइए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा मैराथन। आइए बात करेंगे। तो सबसे पहले बोलता है यहाँ पे थ्योरी ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है। बोलते हैं हमने इकोनॉमिक्स चैप्टर 3, हमने जो है बेटा इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में, सुनेंगे बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, लिंक होगा पूरी चीजें। बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 में जो है क्या पढ़ते हैं, हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बोलते हैं प्रोडक्शन से जो रिलेटेड इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स की मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है फिजिकल एस्पेक्ट्स का, कि कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा, कितना इनपुट यूज करूंगा तो कितना आउटपुट बनेगा, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन के जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं इसकी बातें जो है बेटा मैं करता हूँ यूनिट 1 में, थियरी ऑफ प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन से रिलेटेड, है ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो क्या बताइए, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो बेटा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं बेटा, इसकी बातें मैं कहाँ करता हूँ, इसकी बातें करता हूँ मैं यूनिट 2 में, ठीक है, थियरी ऑफ कॉस्ट में। तो हम इस यूनिट में हमने प्रोडक्शन कर लिया, कितना आउटपुट बनना चाहिए, कितना इनपुट लगेगा, ये सारी चीजें हमने यूनिट 1 में देख ली। अब वो इनपुट को यूज करने का खर्चा कितना लगेगा, इसकी बातें करेंगे यूनिट 2 में, थियरी ऑफ कॉस्ट में। समझ में आ रही बातें क्या बोल रहा हूं? यस। सो देखिए, कॉस्ट एनालिसिस इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस एज अगेंस्ट फिजिकल एस्पेक्ट्स विच वर कंसिडर्ड इन प्रोडक्शन एनालिसिस। तो यूनिट 1 में फिजिकल एस्पेक्ट्स, यूनिट 2 में फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। प्लीज ध्यान देंगे। बोलते हैं अलग अलग प्रकार के कॉस्ट होते हैं। एक होता है बेटा आपका अकाउंटिंग कॉस्ट, एक होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें आपको एक्चुअल में कभी ना कभी पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट को जो है हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। एंड इसे अकाउंटिंग कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इन खर्चों को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रही बातें? फिर बात आती है बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट की। फिर बात आती है किसकी बताइए, अगली बात आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट की। बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है,
तो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है बेटा कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर मैं मेरे खुद के सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहा हूं, है ना, तो उसका भी कुछ खर्चा होता है ना, उसका भी कुछ खर्चा होता है, वो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर मतलब क्या, समझिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा अभिलाष का, हम एग्जांपल ले रहे हैं अभिलाष का। अभिलाष जो है बेटा ये अपना बिजनेस करना चाहता है, राइट, बट इसके पास बेटा खुद का पैसा पड़ा हुआ है, इसके पास खुद का 5 लाख रुपए पड़ा है। अब इसके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि इन पैसों को जाके वो कहीं फिक्स डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, और यहाँ पे जाके जो है ये पैसा डिपॉजिट करके ये कुछ रिटर्न कमा सकता है। समझो यहाँ पे रिटर्न कमा पा रहा है वो 10% का, मतलब अगर वो पैसे को, इन पैसों को डिपॉजिट कर दे फिक्स डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड में, तो समझो उसको 10% का रिटर्न मिल रहा है, मतलब 50,000 रुपए वो कमा सकता था। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं और ये पूरा पैसा ये बिजनेस में लगा देता है। अब अगर ये पैसा ये बिजनेस में नहीं लगाता तो कहीं और ये पैसा लगा के 10% का रिटर्न कमा सकता था, यस और नो बताइए। हाँ सर, तो यही इसका क्या हो जाता है बताइए, यही इसका क्या हो जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस मनी इन बिजनेस। सो कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स इन बिजनेस, ये क्या होता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो यही सेम चीज होती है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट का ही एक एग्जाम्पल है, समझ में आ रही बात है। हाँ, तो यही सेम चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि इन पैसों को अगर मैं बिजनेस में नहीं लगाता तो कहीं और 50,000 रुपए कमा सकता था, यही उन पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही एक टाइप का इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, समझा। और एक एग्जाम्पल सुनेंगे ध्यान से, अगर अभिलाष है ना, अभिलाष जो है बेटा क्या हो जाता है, सीए बन जाता है, और वो सीए अभिलाष हो जाता है। तो सीए बनने के बाद जो है इसको ना जॉब ऑफर्स आते हैं, तो इसको रिलायंस कंपनी बोलते हैं कि यार हमारे पास आ जाइए, रिलायंस कंपनी बोलते हैं हमारे पास आ जाइए, हम आपको साल का 10 लाख रुपए देंगे, हम आपको साल का 10 लाख रुपए देंगे, 10 lakhs पर एनम। पर अभिलाष बोलता है नहीं, मैं तो बिजनेस करूंगा, है ना, मैं जॉब नहीं करूंगा। तो अभिलाष क्या बोल रहा है, सीए बनने के बाद मैं जॉब नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा। अगर वो अपना समय बिजनेस में नहीं देता, अगर वो अपना समय बिजनेस में नहीं देता और जॉब में देता, तो उसको ये पैसा मिल सकता था, जॉब सैलरी मिल सकती थी। पर उसने अपना समय बिजनेस में लगा दिया, तो समय भी एक रिसोर्स होता है जो उसने अपने बिजनेस पे लगा दिया, जो अगर वो अपने बिजनेस में नहीं लगाता और जॉब करता तो ये सैलरी उसे मिल सकती थी। तो ये भी क्या हो जाएगा कि अभिलाष ने जो अपना समय दिया है बिजनेस करने में, उस समय का इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा 10 लाख रुपीस। क्या बात समझ में आ रही? ठीक है। सो अब बात आती है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट को मैं क्या बोलता हूं, अकाउंटिंग कॉस्ट को मैं क्या बोलता हूं, इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यस और नो बताइए फास्ट। हाँ सर, आगे। अच्छा, देन हमने पढ़ा बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट ही बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बात आती है बेटा क्या बताइए, इकोनॉमिक कॉस्ट, है ना, इकोनॉमिक कॉस्ट। तो बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है। तो जब मैं अकाउंटिंग कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड कर दूं, तो इन दोनों को ऐड करके जो मुझे मिलता है वो होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या समझा गया? इन दोनों को ऐड करके जो मुझे मिलता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। सो अभी इसके ऊपर ही हमारा एक इक्वेशन बनता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे काफी ज्यादा सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं बेटा इसके ऊपर। जो मैं अभी लिख रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं अगर मैं मेरे टोटल रेवेन्यू में से, अगर मैं मेरे टोटल रेवेन्यू में से, है ना, अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करूं, अकाउंटिंग या एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करूं, तो जो मुझे मिलता है उसे मैं बोलता हूं अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्या बोलता हूं? अकाउंटिंग प्रॉफिट। और जब बेटा मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस कर दूं, क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो जब मैं इसमें से इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाता है क्या बताइए, इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये कल भी मैंने इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में आपको पढ़ाया था।
फिर मैंने बोला था कि अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट की वैल्यू 0 होती है तो उसे बोलते हैं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, या इसे बोलता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। अगर इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव तो हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या इसे ही बोलते हैं एब नॉर्मल प्रॉफिट। एंड अगर बेटा इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव, अगर इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव तो इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक लॉस। इसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक लॉस। ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट फिर बात आती है आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगेन आउटले कॉस्ट क्या होते हैं? यही अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और एक नाम है आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट मतलब जिसमें एक्चुअल में आपका खर्चा होगा, आउटले कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या? जिसमें जो है एक्चुअल में कोई खर्चा हो नहीं रहा है ना। जैसे मैंने अगर अपने बिजनेस में, अगर मेरे बिजनेस में, अभिलाष ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा दिए है ना, तो अब ये 50,000 नहीं कमा पाएगा। तो जो इनकम में कमा सकता था वो इनकम में नहीं कमा पाया, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होता है, पर डिसीजन मेकिंग में हम इसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है बेटा ट्रेसेबल कॉस्ट, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, है ना। तो जिन खर्चों को मैं डायरेक्टली ट्रेस करके बता सकता हूं कि मेरे प्रोडक्ट के लिए कौन सा खर्चा एग्जैक्टली मेरे प्रोडक्ट के लिए हुआ है, वो ट्रेसेबल कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम ट्रेस करके नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा हुआ है, तो इनडायरेक्ट या नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। फिर आता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है बताइए? हाँ, कोई एक डिसीजन लेने के वजह से मुझे क्या एडिशनल खर्चे करने पड़ेंगे, वो होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट होता है बेटा मेरा पास्ट का खर्चा, है ना। देखो हमेशा बेटा याद रखना, है ना, प्लीज बात को समझिए। हमेशा बेटा क्या बताइए, है ना, हमेशा बेटा क्या बताइए, फास्ट। हमेशा बेटा याद रखना, क्या बोलो ना, हाँ, हमेशा याद रखना कि पास्ट की जो चीजें हैं ना बेटा, वो पास्ट में ही रहनी चाहिए। पास्ट की जो चीजें हैं ना बेटा, वो कहाँ पे होनी चाहिए? वो पास्ट में ही रहनी चाहिए, है ना। तो जो पास्ट में हो चुका है आपके साथ, है ना, बार बार जाके उसे याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो रिकवर नहीं हो सकता। तो जो खर्चे आपके पास्ट में इंकर हो चुके हैं वो अब वापस से रिकवर नहीं हो सकते, तो सारे संक कॉस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट फिर आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो जो खर्चा आपने किसी एसेट को खरीदने में लगाया होगा, है ना, ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जिस वैल्यू पे आपने एसेट को खरीदा होगा पहले, वो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है कि अभी जो मेरे पास करंट एसेट पड़ा हुआ है, अगर मैं आज जाके इसे मार्केट में जाके रिप्लेस करके आऊं तो मुझे कितना खर्चा लगेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिर आता है प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, है ना। इसका एक बार क्विकली मैं बता रहा हूं आपको, देखो सुनिए बात ध्यान से, हाँ प्लीज सुनेंगे बेटा बात ध्यान से, प्लीज सुनेंगे ध्यान से यार गाइस, कम ऑन, हाँ सुनेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा प्रथमेश का, है ना। तो हम प्रथु का एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्रथु प्रथु क्या करता है? ये ना बेटा प्रथु जो है इसकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री। प्रथु की क्या है बताइए? इसकी एक फैक्ट्री है। सब फैक्ट्री कैसे बनाते हैं? पहले घर बनाओ और ऊपर चिमनी बना दो तो फैक्ट्री बन जाती है। ठीक है, तो प्रथु की फैक्ट्री है जहाँ पे वो क्या बताइए, जहाँ पे वो एल्यूमिनियम, स्टील, ये सारी चीजें बनाता है। बट अब ये सारी चीजें बनाने के लिए जो है ना पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है बेटा इधर, है ना। जो मशीनरी है ना बहुत ज्यादा धुआं छोड़ती है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है इसके वजह से, है ना। तो इसके प्रोडक्शन करने की वजह से बेटा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात है? अच्छा प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। तो अब प्रथु जो है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल खरीदेगा, उस पर खर्चा करेगा, हाँ। क्या वो लेबर पे खर्चा करेगा, हाँ। क्या वो रेंट पे खर्चा करेगा, हाँ। क्या वो मशीनरीज पे खर्चा करेगा, हाँ। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं जिसपे प्रथु खुद इन्वॉल्व है, जो खर्चा वो खुद इंकर करने वाला है अपने प्रोडक्शन करने के लिए, अपने फिनिश गुड बनाने के लिए, वो होता है प्राइवेट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो ऐसा खर्चा जिसमें हमारा जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ना, और जो खर्चा वो खुद इंकर करेगा प्रोडक्शन करने के लिए, वो प्राइवेट कॉस्ट। बट इसके वजह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके वजह से बेटा जो आजू बाजू में लोग रहते हैं ना, जो आजू बाजू में लोग रहते हैं वो ये वाली हवा को
वो ये वाली हवा को क्या करते हैं, वो ये वाली हवा को इनहेल करते हैं, जिससे इन लोगों को होती हैं हेल्थ डिजीजेस, इन लोगों को हेल्थ डिजीजेस होती हैं और इनको जो है इस पे मेडिकल का वगैरह खर्चा होता है ना। तो इसके प्रोडक्शन करने के वजह से दूसरों को, थर्ड पार्टी को जो खर्चा उठाना पड़ता है, इसे बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसे? एक्सटर्नल कॉस्ट। और पृथु जो अपना फिनिश गुड बना रहा था, इस फिनिश गुड को बनाने के लिए पूरे सोसाइटी को कितना खर्चा उठाना पड़ रहा है टोटल में? तो पूरे सोसाइटी को टोटल में उठाना पड़ रहा है बेटा प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ये हो जाता है सोशल कॉस्ट। समझ में आ रही बात है? जितना मैंने बोला उतना याद रखेंगे। तो द कॉस्ट बोर्न बाय द एंटायर सोसाइटी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और सर्विस, इसे बोलते हैं सोशल कॉस्ट। ये सीए इंटर का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है? तो अभी जितना बताया उतना याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। प्लीज ध्यान देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? ऐसा खर्चा जो चाहे आप आउटपुट को कम ज्यादा करो वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट। एक खर्चा होता है बेटा शटडाउन कॉस्ट, है ना। बहुत बार क्या होता है, हमने बिजनेस को बंद कर दिया है, लेकिन हमारे फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरीज पड़ी थी ना, मशीनरीज, वो मैं बेचने गया मार्केट में, लेकिन कहीं पे कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। हमारे फैक्ट्री को मैंने फैक्ट्री को बंद कर दिया, लेकिन जो मशीनरीज वहां पे पड़ी थी वो कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। अब मुझे ये पुरानी मशीनरी का करूँ क्या? घर पे थोड़ी ना रखूंगा, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है। तो मैंने क्या किया, इनको जाके एक गोडाउन में स्टोर करके रख दिया, और उस गोडाउन के लिए मैं रेंट दे रहा हूं। बिजनेस बंद करने के बाद भी मुझे यह खर्चा करना पड़ रहा है, गोडाउन का रेंट देना पड़ रहा है। इसे बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। याद रखेंगे, एमसीक्यू आता है, याद रखेंगे, एमसीक्यू आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखेंगे बेटा, आता है वेरिएबल कॉस्ट। बोलता है जो खर्चा आउटपुट चेंज करने पे बदलता है उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। खत्म, है ना। अब इसमें एक एमसीक्यू आता है बेटा, जितना बोल रहा हूं उतना याद रखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, है ना, कि अगर हमने आउटपुट को चेंज किया तो वेरिएबल कॉस्ट बदलता है। सर एग्जांपल जैसे कि वेजेस, जैसे कि रॉ मटेरियल एटसेट्रा, ये सारा खर्चा वेरिएबल कॉस्ट होता है। पर फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है बेटा इज अ फंक्शन ऑफ, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्या बताइए? कैपेसिटी। तो जब आपके पूरे फैक्ट्री का कैपेसिटी बदलता है तो फिक्स्ड कॉस्ट बदलता है। जब पूरे आपके फैक्ट्री का कैपेसिटी बदलता है तो फिक्स्ड कॉस्ट बदलता है। जैसे एग्जांपल क्या आएगा आप? रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एटसेट्रा, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, आपने लोन लेके रखा है बेटा बिजनेस के लिए, वो भी फिक्स्ड कॉस्ट है। रेंट भी फिक्स्ड कॉस्ट है एटसेट्रा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? वेजेस आएगा, यहाँ पे क्या आएंगे? वेजेस आएंगे, है ना। और क्या आएगा? रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा एटसेट्रा, ठीक है। ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात देखेंगे। नेक्स्ट फिर आते हैं बेटा अगली बात, कॉस्ट फंक्शन। अगली बात क्या आती है? कॉस्ट फंक्शन। सुनेंगे ध्यान से, यस गाइस कम ऑन, प्लीज सुनेंगे। कॉस्ट फंक्शन की बातें करेंगे। कॉस्ट फंक्शन क्या बोलता है? फंक्शन का मतलब क्या है पहले ये सुनना है। फंक्शन का मतलब क्या है पहले ये समझना है। सुनिए बेटा, फंक्शन क्या होता है? बोलते हैं फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो क्या बताइए, जो हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप बताता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको डिमांड फंक्शन में, प्रोडक्शन फंक्शन में समझाया था। अब कॉस्ट फंक्शन में क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये किस पे डिपेंडेंट है? हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पे डिपेंडेंट है? तो बोलता है ये डिपेंडेंट है हमारे प्राइसेस ऑफ फैक्टर पे। आप जो इनपुट्स खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन में, वो इनपुट्स कितने के आते हैं उस पे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडेंट है। आप कितना आउटपुट का साइज बना रहे हैं, जितना ज्यादा आउटपुट बनाएंगे खर्चा उतना ज्यादा लगेगा, है ना। अगर आप एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपके कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। आपका टाइम पीरियड, अगर आप कम टाइम पीरियड में प्रोडक्शन करें तो कम खर्चा, लंबा टाइम पीरियड ले रहे हैं तो मे बी ज्यादा खर्चा लग सकता है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, ये बताता है कॉस्ट फंक्शन। जेपा क्या बात बताइए फास्ट जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट
फिर बात आती है बेटा कॉस्ट फंक्शन जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, एक होता है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट अब बात आती है, बोलता है वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल कॉस्ट। बोलता है वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स जिसको हम आसानी से वेरी कर सकते हैं। अगर मुझे ज्यादा आउटपुट बनाना है तो मैं इन फैक्टर्स को जल्दी से एम्प्लॉय करके मेरा प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं। यस और नो बताइए फास्ट। हाँ तो क्या बताइए, तो फैक्टर्स विच कैन बी इजीली वेरीड विद अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर को यूज करने के लिए जो खर्चा देना पड़ेगा वो होता है क्या, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात आती है फिक्स्ड फैक्टर। तो ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा जिसको हम आसानी से वेरी नहीं कर सकते, जिसको आसानी से बदल नहीं सकते, अपनी मर्जी से कभी भी उसको एम्प्लॉय किया कभी भी निकाला, ऐसा नहीं चलता है। तो जैसे कि बिल्डिंग, कैपिटल, इक्विपमेंट, टॉप मैनेजमेंट टीम, इसको आसानी से हम अपने मर्जी से एकदम जल्दी जल्दी वेरी नहीं कर सकते हैं। इसमें लंबा टाइम पीरियड लगता है इनको एडजस्ट करने में, इनको सिलेक्ट करने में। और फिक्स्ड फैक्टर को यूज करने का जो खर्चा है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। एमसीक्यू आएगा, डैश कॉस्ट। डैश कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। आउटपुट चाहे कितना भी हो, ये कॉस्ट फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट। झेपा क्या बोल रहा हूं। हाँ अब एक एमसीक्यू आता है यहाँ पे, बोलते हैं कि अगर हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समय के लिए बंद रखा, जैसे कि लॉकडाउन के समय हुआ था बेटा, ऐसा लॉकडाउन के समय हुआ था कि हमने इनिशियली हमारे बिजनेस को 21 दिन के लिए बंद करके रखा था, है ना। हमने कुछ समय के लिए बिजनेस को टेम्पररी बंद करके रखा है। तो क्या मैं फिक्स्ड कॉस्ट को अवॉइड कर सकता हूं क्या? आंसर है नहीं भैया। अगर तुम 21 दिन के लिए दुकान बंद रखोगे ना, अगर तुम्हारी दुकान रेंट पे है तो रेंट तो देना ही पड़ेगा। तुम भले ही प्रोडक्शन मत करो अंदर, भले ही काम मत करो, रेंट तो देना पड़ेगा। तो अगर आप आपके फर्म को टेम्पररी समय के लिए क्लोज डाउन करके रखते हैं तो क्या होगा बताइए, आप फिक्स्ड कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर टेम्पररी टाइम के लिए आप बिजनेस को बंद करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट नॉन अवॉइडेबल होते हैं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, अगर आप अपने फर्म को कुछ समय के लिए शट डाउन करके रखेंगे तो फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट इंकर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर टेम्पररी टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बंद रखेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट होता है अवॉइडेबल, लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए आप बिजनेस को बंद रखेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है नॉन अवॉइडेबल। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात आती है बेटा शॉर्ट रन एंड देन लॉन्ग रन। सीधी सिंपल बात करेंगे। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे अगर आप आपके आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, आप फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। जनरली हमारे एग्जाम्पल में वेरिएबल फैक्टर हम लेते हैं लेबर और फिक्स्ड फैक्टर लेते हैं कैपिटल। तो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे अगर मुझे मेरे आउटपुट को बढ़ाना है तो मैं लेबर को बढ़ा सकता हूं, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकता हूं, तो ही आउटपुट चेंज होगा। फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं। यहां पे कैपिटल भी वेरिएबल हो जाता है, लेबर भी वेरिएबल हो जाता है। तो लॉन्ग रन में अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकता हूं। ये समझ में आ रही बात है। चलिए नेक्स्ट फिर बात आती है बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। प्लीज सुनेंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलता है ऐसा खर्चा जो पूरी तरीके से फिक्स्ड भी नहीं है और पूरी तरीके से वेरिएबल भी नहीं है, ये होता है सेमी वेरिएबल। तो बोलते हैं विच इज नाइदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर एब्सोल्युटली फिक्स्ड। इसका एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या पोस्ट पे टेलीफोन बिल। कुछ लोग बेटा बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी स्टेप स्टेप वेरिएबल कॉस्ट है, ये गलत है। इलेक्ट्रिसिटी स्टेप स्टेप वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आता है। सर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नागपुर में हमारी एक शॉप है जो बहुत टाइम से बंद पड़ी है, फिर भी हर महीने मुझे वहां का 400 रुपए का इलेक्ट्रिक बिल आता है। 400 रुपए का इलेक्ट्रिक बिल आता है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने प्रोडक्शन किया या नहीं किया, यूज किया या नहीं किया, एक मिनिमम अमाउंट का तो खर्चा आपका होगा 400 रुपए का एग्जाम्पल। और अगर मैंने वहां पे जाके इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना चालू किया तो क्या होगा, तो मेरा जो खर्चा है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। एक लेवल तक खर्चा फिक्स्ड होता है, पर अगर आप एक लेवल से ज्यादा उसको यूज करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो खर्चा बढ़ना चालू हो जाता है।
ये समझ में आ रही बात है, ये इसका लॉजिक है ना। नेक्स्ट फिर बात आती है स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इसमें हम एक वो चॉकलेट बॉक्स वाला एग्जांपल लेते हैं, अभी उसके डिटेल में नहीं जा सकते, जितना लिखा है उतना याद रखेंगे कि स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट में बेटा क्या होता है, यहाँ पे खर्चा कुछ अमाउंट ऑफ आउटपुट तक फिक्स्ड रहता है, फिर दन्ना से खर्चा बढ़ता है। कुछ लेवल ऑफ आउटपुट तक खर्चा फिक्स्ड रहता है और फिर दन्ना से खर्चा बढ़ता है। कुछ लेवल ऑफ आउटपुट तक खर्चा फिक्स्ड रहेगा और फिर दन्ना से बढ़ता है। सो हियर द कॉस्ट इंक्रीजेस इन अ स्टेयर स्टेप फैशन। कुछ लेवल तक खर्चा फिक्स्ड रहेगा ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट, बट देन इट विल सडनली जंप टू अ न्यू हायर लेवल व्हेन आउटपुट गोज बियॉन्ड अ गिवन लिमिट। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है बेटा शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोलते हैं शॉर्ट रन में बेटा क्या होता है, शॉर्ट रन में चूंकि मैं खर्चों को वेरिएबल एंड फिक्स्ड में डिवाइड कर सकता हूं, मैं मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल एंड फिक्स्ड में डिवाइड कर सकता हूं। कुछ वेरिएबल फैक्टर है, कुछ फिक्स्ड फैक्टर है। तो शॉर्ट रन में हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है उसमें कुछ खर्चा हमारा वेरिएबल होता है और कुछ खर्चा हमारा फिक्स्ड होता है। सो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब बोलते हैं कि चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करो, चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करो, आपका खर्चा फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट। तो चाहे कितना भी आउटपुट बना लो, आपका खर्चा फिक्स्ड रहेगा, आपका जितना खर्चा है उतना ही रहेगा। क्या होता है ये, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है बेटा वो होता है हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सिस या आउटपुट, है ना। सो इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व कहां से चालू होता है, ये चालू होता है वाई एक्सिस के एक पॉइंट से, ये चालू होता है बेटा वाई एक्सिस के एक पॉइंट से। झेपा क्या मैं क्या बोल रहा हूं बताइए फास्ट। यहां तक बात समझ में आ रही तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे पहले तो, अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो। नेक्स्ट इसके बाद है ना, इसके बाद जल्दी से देखेंगे। चलिए हाँ, चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आ जाओ, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बेटा यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, बोलता है ये जो खर्चा है ये पहले हौले हौले बढ़ता है और फिर दन्ना से बढ़ता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है पहले क्या होता है, हौले 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 हौले, पहले हौले हौले बढ़ेगा और फिर जो है ये दन्न से बढ़ता है, फिर जो है ये दन्न से बढ़ता है। तो पहले हौले हौले बढ़ेगा फिर दन्न से बढ़ेगा। तो ये होता है बेटा, ये होता है इस शेप का, इस शेप का होता है। क्या ये मुझे बताइए, क्या ये एस का इन्वर्टेड है क्या? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप है वो होता है इन्वर्टेड एस शेप्ड, इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व होता है ना। अब ऐसा क्यों होता है, हाँ ऐसा क्यों होता है बताइए। ऐसा इसलिए होता है राजा, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, ऐसा इसीलिए होता है, प्लीज ध्यान देंगे। यस गाइस कम ऑन, प्लीज ध्यान देंगे। ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शॉर्ट रन में हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन वर्क करता है। शॉर्ट रन में हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन वर्क करता है। समझ में आ रही बात है? यस प्लीज ध्यान दीजिए। यस ठीक है, क्या बोला मैंने बताइए, क्या बोला मैंने बताइए फास्ट। कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ये क्या बताइए, ये इन्वर्टेड एस शेप्ड क्यों होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के वजह से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में क्या होता है, इनिशियली हम जब थोड़ा भी आउटपुट बढ़ाते हैं ना तो हमारा, इनिशियली मैं जब थोड़ा भी लेबर बढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा भी मेरा वेरिएबल इनपुट बढ़ाता हूँ तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट दनादन बढ़ता है, मेरा टोटल प्रोडक्ट दनादन बढ़ता है। तो इनिशियली जो है ना, मैं अगर थोड़ा सा भी खर्चा करूं तो मेरा आउटपुट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना चालू हो जाता है तो अब मुझे ज्यादा खर्चा इंकर करना पड़ेगा।
सेम आउटपुट बनाने के लिए, है ना। तो ये इसका लॉजिक है, जाने दीजिए। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है इनिशियली डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है एंड फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। पहले डिक्रीजिंग रेट से हौले हौले और फिर दन्ना से बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है टोटल कॉस्ट कर्व। हमने जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया था, हाँ, है ना सर, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास कैसे अटेंड करते हैं बेटा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, है ना। देन इस पे जाइए bit.ly/mbsrunacademy, तो इसको डाउनलोड कीजिए ऐप को, मुझे फॉलो कीजिए एंड ये लिंक पे जाके क्लिक कर देना, तो आपका क्लास ओपन हो जाएगा 9:15 बजे, ठीक है बेटा। चलिए वापस आएंगे। हाँ चलो, क्रिश बोले सर लॉजिक बताए, हम आपके स्टूडेंट्स हैं, क्या बात है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस, कम ऑन प्लीज ध्यान देंगे। हाँ सो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ किसकी बताइए? मैं बात कर रहा हूँ यस टोटल कॉस्ट की। तो हमने आपको इसमें एक छोटू बेबी का एग्जांपल दिया था ना, जो छोटू सा बेबी होता है, जब छोटू बेबी बॉर्न होता है तो तब हम क्या बोलते हैं? तब बोलते हैं अरे वाह 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 वाह, इसकी आंखें है ना, आंखें ये तो मम्मी पे गई है ना। फिर क्या बोलते बताइए? ओहो हो, इसकी जो नाक है ना, नाक ये तो पापा पे गई है। समझ में आ रही बात है? हाँ वैसे ही क्या बताइए, वैसे ही हम टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से बनता है। तो हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट किस पे गया है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे गया है। बोलते हैं टोटल कॉस्ट का जो शेप होता है ना, शेप, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे गया है। ओ, एंड टोटल कॉस्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट, टोटल कॉस्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो गया है बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे। वो गया है किस पे बताइए? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे गया है। क्या बात समझ में आ रही? बताइए फास्ट, है ना। तो क्या बताइए? हाँ, तो टोटल कॉस्ट का शेप टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे गया है, टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट किस पे गया है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे। और चूंकि बेटा टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट का शेप सेम होता है, दोनों का स्लोप का वैल्यू सेम होता है, दोनों का स्लोप का वैल्यू सेम होता है ना। मतलब दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, पर दोनों में जो चेंजेस आएंगे वो सेम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे जल्दी से। सो बोलते हैं कि देखो, हमारा सबसे पहली बात, पहला एमसीक्यू क्या आएगा? यही लाइन पे आता है पहला एमसीक्यू। टोटल कॉस्ट कैसे आता है? बोलता है इट इज टोटल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वर्टिकली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर। पहला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से। फिर जो है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली बात, नेक्स्ट बात देखेंगे बेटा कि इसका क्या बताइए? मैंने बोला द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर सेम, है ना। स्लोप ऑफ क्या बताइए? स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर क्या बताइए? सेम, यस और नो। नेक्स्ट, फिर मैंने बोला कि जहां से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चालू होता है वहीं से टोटल कॉस्ट कर्व भी चालू होता है ना। सो क्या होता है? ऐसा क्यों होता है सर? देखो, जब हमारा टोटल कॉस्ट हम 0 यूनिट्स पे निकालते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 0 प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एट 0। अब समझो अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू है 100, तो चाहे आप 0 बनाओ प्रोडक्शन या 10 यूनिट बनाओ, 15 बनाओ, 20 बनाओ, 25 बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट तो 100 ही रहेगा। लेकिन अगर आप 0 यूनिट्स बना रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट तो लगता नहीं, तो टोटल कॉस्ट एट 0 यूनिट्स जो है वो भी हो जाएगा 100। तो जनरली क्या होता है? एट 0 यूनिट्स क्या होता है? हमारा टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। इसीलिए जहां 0 यूनिट्स पे जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट चालू होता है उस पॉइंट से ही मेरा टोटल कॉस्ट कर्व चालू होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, वही क्या होती है? वही होती है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। खत्म, ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट, फिर बात आती है कि अगर मैं अब इन खर्चों को एवरेज कर दूं, अगर मैं इन खर्चों को अब एवरेज कर दूं तो फिर क्या होगा? तो दोनों साइड को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, तो मुझे मिल जाता है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। खत्म, टाटा बाय बाय। क्या चिल्टू बातें हैं कि नहीं बताओ? क्या चिल्टू बातें हैं या नहीं मुझे बताइए।
क्या चिल्टू आते हैं या नहीं मुझे बताइए जल्दी से, यस और नो। यस सर, बहुत ही चिल्टू है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान देंगे जल्दी से। अब बोलते हैं कि हम जो है ये यहाँ पे क्या एमसीक्यू आता है, रुकिए। अच्छा चलो मैं यही से बता देता हूँ, यही से बता देता हूँ। चलिए सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। क्या होता है, सबसे पहला एमसीक्यू आता है बेटा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे। बोलते हैं कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है ना, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, देखो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है समझो 100, तो हर आउटपुट पे सेम रहेगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो 100 अपॉन 100, 100 अपॉन 2 50, 100 अपॉन 3 33.33, 100 अपॉन 4 25। क्या बात समझ मारी, क्या बोल रहा हूँ। क्या होता है बेटा यहाँ पे कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है ना, मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये गिरता है ना। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो गिरता है। तो एमसीक्यू आता है कि एज आउटपुट राइजेस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्रीज, पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू जो है बेटा वो आता है इसके, दूसरा एमसीक्यू जो है बेटा वो आता है इसके शेप पे, इसके शेप पे एमसीक्यू आता है। बोलते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का जो शेप है बेटा वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, क्या बोला, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपर, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है ना। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूं, यस और नो मुझे बताइए, यस और नो मुझे बताइए जल्दी से, है ना। चलिए इसका मतलब क्या है, आपको एमसीक्यू आएगा कौन से कर्व का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं, सुनिए ध्यान से मैं लॉजिक बता रहा हूं, अगर मैं इस कर्व से, अगर मैं इस कर्व से एक परपेंडिकुलर बनाऊं y एक्सेस पे और एक परपेंडिकुलर बनाऊं x एक्सेस पे, है ना। आई होप आपको परपेंडिकुलर क्या होता है ये पता है ना। 90 डिग्री पे अगर मैं लाइन बनाऊं तो अब क्या होगा, मेरा ये जो एरिया है ना, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है ना, दिस एरिया विल बी इक्वल टू, अगर मैं इस पॉइंट से दूसरा यहां पे बनाऊं राइट एंगल और यहां पे बनाऊं, तो हमने जो ये नीचे वाला जो ये बनाया ना रेक्टेंगल, नीचे वाला जो रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल का एरिया और ये ब्लू वाले रेक्टेंगल का एरिया इक्वल आएगा। इसका ये लॉजिक होता है। ठीक है, चलिए तो अब क्या है बताइए कि हम अगर कोई भी, अगर हम इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले कर्व से कोई भी पॉइंट के थ्रू अगर क्या परपेंडिकुलर पास करते हैं तो उससे जो हमारा ये बनता है रेक्टेंगल, उन दोनों रेक्टेंगल का एरिया इक्वल आता है। ये होता है लॉजिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ठीक है, नेक्स्ट और क्या आ सकता है एमसीक्यू इसमें, और एक एमसीक्यू आता है बेटा इसमें कि कौन से कर्व का शेप यू शेप्ड नहीं होता, कौन से कर्व का शेप यू शेप्ड नहीं होता। तो क्या बोलेंगे बताइए, तो क्या बोलेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप यू शेप्ड नहीं होता है। समझा गया बात क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट फिर बात बोलते हैं, देखो सिंपल बात है, यहाँ पे देखेंगे हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे, सुनिए ध्यान से। क्या कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है पहले वो गिरता है गिरता है गिरता है, फिर जाके वो बढ़ता है। क्यों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के वजह से। इनिशियली एवरेज में मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब हम सेकंड या थर्ड स्टेज में आ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में, तो एवरेज में वेरिएबल कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ता है। सिंपल, तो सिंपल याद क्या रखेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, पहले गिरता है, फिर वो मिनिमम होता है और फिर वो बढ़ना चालू होता है। ऐसे ही बेटा मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, अच्छा और एक चीज बता दूं, मेरा जो एवरेज टोटल कॉस्ट होता है वही एवरेज कॉस्ट होता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं बड़े अक्षरों में, एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब ही एवरेज कॉस्ट होता है। ये बच्चे बार बार पूछते हैं सर इन दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। गंगाधर ही शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये वही है। ठीक है, ये वही है ना, तू तू है वही, है ना। क्या बताइए, हाँ चल आगे नेक्स्ट। तो देखेंगे क्या एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट जो है सेम होता है, क्या बताइए, दोनों सेम चीज है। ये यू शेप का होता है ये भी, तो क्यों, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। एंड क्या यहाँ पे इनिशियली गिरता है, ये मिनिमम होता है, एंड देन वो क्या बढ़ना चालू होता है।
अब यहाँ पे एमसीक्यू आता है नेक्स्ट, प्लीज ध्यान देंगे। अगला एमसीक्यू क्या आता है? अगला एमसीक्यू आता है जो अभी लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं लिख रहा हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज गौर फरमाएंगे, प्लीज गौर फरमाएंगे बेटा इस चीज पे। सुनो ना बात, सुनो ना, सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सुनिए सुनिए, बोलता है कि मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स, मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स द एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व at their respective minimas, at their respective minimas, minima मतलब क्या? मिनिमम पॉइंट, at their respective minimas, minimas मतलब क्या? मिनिमम पॉइंट। तो बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं बताइए? तो बोल रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ये एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को, ये एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये झेपा गया। अब इसके ऊपर ही क्या आता है बताइए, है ना, इसके ऊपर ही क्या आता है बताइए फास्ट, इसके ऊपर ही बेटा आता है ये रिलेशनशिप। देखो जो मैं लिख रहा हूँ अभी वो ध्यान से सुनेंगे, है ना। बोलते हैं देखो सुनिए, बोलता है कि जब मेरा व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जब मेरा एवरेज कॉस्ट बेटा फॉल करता है, फॉल, जब एवरेज कॉस्ट मेरा गिरता है, जब एवरेज कॉस्ट मेरा गिरता है तो क्या हो रहा है चेक करो। जब एवरेज कॉस्ट यहाँ पे गिर रहा है तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट जो है ये इसके नीचू है। तो जब एवरेज कॉस्ट गिरता है तो मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज कॉस्ट से, समझा गया? मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज कॉस्ट से। और जब ये एवरेज कॉस्ट बढ़ता है तब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, जेबा। और यही सेम चीज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ होती है कि जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है तो मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता है तब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेटा बढ़ता है तो तब मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये याद रखेंगे, इस पे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं बेटा, इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ये चार्ट अगर मजा आया आपको तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ अगली बात। फिर बोलते हैं कि हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है, सुनिए, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि एक एडिशनल आउटपुट, देखिए, है ना, क्या बताइए, हाउ मच कॉस्ट इज, या हाउ मच टोटल कॉस्ट, या ऐसा लिखो चलो कि चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ये क्या होता है बताइए? ये होता है बेटा आपका मार्जिनल कॉस्ट, कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के वजह से मेरा टोटल कॉस्ट कितना बदला। अब मुझे बताइए एक बात, लॉजिकली सोच के देखना, मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी 1 2, समझो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है बेटा यहाँ पे 10 और यहाँ पे है 20, ठीक है, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा समझो 50 और ये भी है 50, क्योंकि चाहे कितना भी आउटपुट हो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा। अब मेरा टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट है 60 और यहाँ पे आ जाएगा 70। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है बताइए? एक एडिशनल यूनिट बनाने के वजह से मेरा टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ा? 10 रुपए से बढ़ा, तो 10 रुपए है मार्जिनल कॉस्ट। अब मुझे बताइए जब एक एडिशनल यूनिट मैंने बढ़ाया तो एक्चुअल में कौन सा खर्चा चेंज हुआ है? एक्चुअल में तो यही चेंज हुआ है ना, ये तो सेम ही था, ये तो कांस्टेंट ही था, है ना। तो बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट।
मार्जिनल कॉस्ट का फिक्स्ड कॉस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्यों आती है? मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्यों आती है? वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आने के वजह से, समझा? सो मार्जिनल कॉस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं होते, ये सेम नहीं होते। बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू क्यों आती है? मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू जो है ये वेरिएबल कॉस्ट के वजह से आती है। ये समझ में आ रही बात है? अब चेक करो, अब चेक करो, जो चेंज वेरिएबल कॉस्ट में आता है वही चेंज टोटल कॉस्ट में आता है ना? सो हमने तो आपको ऑलरेडी बताया था कि चेंज इन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तभी तो बेटा दोनों का शेप सेम था, तभी तो बेटा दोनों का शेप सेम था। अब चेंज इन टोटल कॉस्ट होता है मार्जिनल कॉस्ट, तो ये भी क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट ही होगा। मतलब दोनों में जो चेंजेस आते हैं वो सेम होते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या आप बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हमेशा यही वाला लगाना है आपको, है ना? हाँ, तो देखिए बोलता है ऋषि बोला सर विच कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ये मार्जिनल कॉस्ट से क्लोजली रिलेटेड होता है। समझ में आ रही बात है? हाँ, सो इन दोनों से बेटा आंसर सेम आता है। अच्छा, मैंने और एक चीज आपको कल बताया था कि जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट में बताया था वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट में है, हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई नहीं होता है। जब हमारे क्वांटिटी में एक एक का चेंज होता है, एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से बड़ा, तो फिर ये वाला लगता है। पर अगर मेरे क्वांटिटी में बेटा एक से ज़्यादा का इंक्रीज हुआ, तो मतलब अगर क्वांटिटी पहले है 10, फिर है 20, फिर है 30, तो इस केस में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसलिए बेहतर क्या है, यही वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला है। हर टाइप के डेटा में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यही फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालेंगे एग्जाम में। समझेगा क्या बोल रहा हूं? बताइए फास्ट, जल्दी से। क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए। क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त बताइए। हाँ, क्या जबरदस्त बात समझ में आई? बताइए फास्ट। आगे नेक्स्ट, अगली बात। मैंने सारे एमसीक्यूज बता दिए आपको, वहां पे भी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए, फिर बात आती है क्या बताइए? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करके, ठीक है? तो बोलते हैं देखो लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है ना? लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे हम हमारे सारे इनपुट को वेरी कर सकते हैं, जहां पे हम हमारे सारे इनपुट को वेरी कर सकते हैं। यही होता है लॉन्ग रन। यस और नो बताइए, यही होता है लॉन्ग रन। बताइए, जल्दी बताना है। यस सर। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना? यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा प्लीज, है ना? चलिए, बोलता है देखो देखो, लॉन्ग रन में चूंकि मैं मेरे सारे खर्चों को बदल सकता हूं, मेरे सारे फैक्टर्स को बदल सकता हूं, तो यहां पे वेरिएबल और फिक्स्ड का मैं डिफरेंशिएशन नहीं करता। समझा? वापस से, मैं लॉन्ग रन में चूंकि सारे ही खर्चे वेरिएबल है, इसमें सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम फिक्स्ड एंड वेरिएबल का ऐसा डिस्टिंक्शन यहाँ पे नहीं करते। समझ में आ रही बात है? क्योंकि सारे ही वेरिएबल है तो डिस्टिंक्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या है बेटा? लॉन्ग रन में क्या होता है, मैं चूंकि मशीनरीज, मेरा प्लांट एंड बिल्डिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे कितने भी लेबर लगा सकता हूँ, तो हम लॉन्ग रन में हमारे मर्जी का प्लांट साइज बिल्ड कर सकते हैं, जो मुझे सही लगे, जितना मुझे मेरे आउटपुट के हिसाब से बनाना चाहिए उतना मैं साइज बना सकता हूं मेरे फैक्ट्री का, है ना? तो लॉन्ग रन एक प्लानिंग होराइजन होता है।
जहां पे हम प्लानिंग करते हैं कि मैं कितना प्रोडक्शन करना चाहता हूं और उसके लिए कितना बड़ा प्लांट साइज लगेगा, कितने लेबरर्स लगेंगे, मैं ये लॉन्ग रन में डिसाइड करता हूं। तो लॉन्ग रन जो है ना बेटा, ये प्लानिंग करने का पीरियड होता है, जहां पे हम प्लान कर रहे हैं कितनी मशीनरी लगेंगी, कितने लेबर लगेंगे। तो लॉन्ग रन एक प्लानिंग का पीरियड होता है। पर जब मैं एक्चुअल प्रोडक्शन चालू करता हूं, जब मैं एक्चुअल प्रोडक्शन चालू करता हूं, तब मैं बोलता हूं कि यार अभी तो मैंने फैक्ट्री बना ली, अब मैं वापस से एकदम से मशीनरी को चेंज करूंगा क्या? नहीं। अब हम जब एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं तब हम आ जाते हैं शॉर्ट रन में, और अब हम बोलते हैं कि देखो यार अभी प्लानिंग करके आया, अभी मशीनरी मैंने खरीद के रखी है, अब क्या बार बार मशीनरी चेंज करूंगा क्या? नहीं। तो अब जब मैं एक्चुअल प्रोडक्शन चालू करूंगा तो मैं शॉर्ट रन में आ जाता हूं। यहां पे कैपिटल फिक्स्ड होता है, लेबर वेरिएबल होता है। झेपा गया? तो हमारा प्लानिंग होराइजन क्या है? लॉन्ग रन। और जब एक्चुअल प्रोडक्शन करूंगा कहां पे? शॉर्ट रन में। ये झेपा गया? ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट था वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब बात आती है बेटा यहाँ पे इसकी, ये डायग्राम की। ये डायग्राम क्या बताता है सुनेंगे ध्यान से, है ना? ये डायग्राम क्या बोलता है सुनेंगे ध्यान से। आप देख सकते हैं बेटा, बस 4-5 पेज ही बचे हैं, खत्म हो गया है। 4-5 पेज ही बचे हैं, खत्म हो गया है ये वाला यूनिट। ठीक है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ ऐसे ही डिस्कस कर लिए, लिख लिख के डिस्कस किए यार, लिख लिख के डिस्कस किया आपके साथ। मतलब हदीच हो गई है, तो है हदीच हो गई, लिख लिख के आपको बता दिया है। चलो ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है, कविन बोल रहा है कि सर मैराथन ऐसा है तो सोचो रेगुलर क्लास कैसा होगा। अरे भाई साहब, चलिए ठीक है, ध्यान देंगे इधर। कम ऑन गाइस, आगे, है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लीज ध्यान दीजिए। यस, चलिए तो देखेंगे। बोलता है कि देखो इस डायग्राम में इंस्टीट्यूट हमें सिखा रहा है, इस डायग्राम में इंस्टीट्यूट हमें सिखा रहा है कि हमें हमारे प्लांट साइज को कैसे चुनना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे लिख दो, आपके बुक में जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं वहां पे लिख दो कि ये डायग्राम क्या बता रहा है। ये डायग्राम बता रहा है हाउ टू चूज, ये डायग्राम बता रहा है बेटा हाउ टू चूज द प्लांट साइज। हमें हमारे प्लांट साइज, हमारे फैक्ट्री का साइज कैसे चुनना चाहिए, ये बता रहा है ये डायग्राम। ये सिखा रहा है आपको। समझ में आ रही बात है? ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए ध्यान देंगे। तो इसका मतलब क्या समझे? बोलता है कि देखो जब मैं प्लानिंग करता हूं, प्लानिंग तब लॉन्ग रन में होता हूं, पर जब एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन, तो मैं शॉर्ट रन में आ जाता हूं। तो मेरा जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है ना बेटा, यही बताता है एक्चुअल में खर्चा कितना होगा। और हर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक पर्टिकुलर प्लांट साइज को डिपिक्ट करता है। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर प्लांट साइज है जिसमें मैं इतने यूनिट्स बना सकता हूं। ये एक पर्टिकुलर प्लांट साइज है जिसमें मैं इतने यूनिट्स बना सकता हूं, इसके अंदर कितने भी बना सकता हूं। ये एक पर्टिकुलर प्लांट साइज है जिसके अंदर मैं इतने यूनिट्स बना सकता हूं, चाहे जितना मैं चाहूं। समझा? तो हमारा जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, ये एक पर्टिकुलर प्लांट साइज को डिपिक्ट करता है। तो इसीलिए अब सुनना, मैं जो कुछ लिख रहा हूं वो सुनेंगे, उस पर एमसीक्यू आता है। इसीलिए बेटा मैं जो हूं मैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लांट कर्व भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं इसे? प्लांट कर्व। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में चूंकि मैं प्लानिंग कर रहा हूं तो इसे हम प्लानिंग कर्व बोलते हैं। प्लानिंग कर्व, ये बात समझ में आ रही क्या? इसे प्लानिंग कर्व बोलते हैं। यस और नो बोलो, यस और नो बोलो ना जल्दी से। समझा कि नहीं बात? ये बात समझेगी नहीं आपको, है ना? चलिए अच्छा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, है ना? एनवेलप कर्व, इसे एनवेलप नहीं बोलते हैं, है ना? एनवेलप, इसका क्या बताइए? प्रोनाउंसिएशन एनवेलप होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसे एनवेलप कर्व भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या बताइए? ये जो है ना बेटा क्या करता है, ये सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अपने अंदर समा लेता है, सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ऐसा कवर करता है, इसलिए इसे एनवेलप कर्व भी बोलते हैं। इसका और एक नाम है बेटा बोट कर्व। बोट कर्व क्यों? क्योंकि इसका शेप ही ऐसा बोट की तरह होता है, इसका शेप ही ऐसा बोट की तरह होता है, इसीलिए। समझ में आ रही बातें क्या बोल रहा हूँ? बताइए फास्ट, यस और नो बताइए। खत्म। तो ये एमसीक्यू आ सकता है बेटा इसके नाम के ऊपर, तो याद रखेंगे
शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व प्लांट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व प्लानिंग कर्व। हाँ बिल्कुल, ये यू शेप्ड कर्व भी इसे बोल सकते हैं क्योंकि इसका यू शेप्ड होता है, तो ये भी यू शेप्ड कर्व है, ये भी यू शेप्ड तो ये भी है, ये भी यू शेप्ड ही होता है, यू शेप्ड तो दोनों ही होता है, पर ऐसे अलग नाम आपको बता दिए। चलिए चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो बोलते हैं देखो, अगर आपको जो है समझो, आपको जो है क्या बताइए, अगर आपको ओबी जितने यूनिट्स बनाने हैं, ओबी जितने, तो बोलते हैं यार बेहतर क्या है कि आप इस वाले शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे, इस प्लांट साइज पे प्रोडक्शन करो क्योंकि यहाँ पे खर्चा कम लगेगा। देखो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये OA यूनिट्स, ये जो OA यूनिट्स है, ये चाहूँ तो SAC 1 पे भी बना सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो ये SAC 2 पे भी बना सकता हूँ। लेकिन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1 पे प्रोडक्शन करने का खर्चा इतना आएगा एंड सेकंड वाले पे खर्चा इतना आएगा। सो बेहतर क्या है, बोलते हैं कि अगर आपको OB यूनिट्स तक बनाना है, इधर तक अगर बनाना है, तो चूंकि इसका कर्व नीचे है तो यहाँ पे खर्चा कम लगेगा, तो इधर तक खर्चा, इधर तक आप जो है प्रोडक्शन SAC 1 पे कर सकते हो। फिर उसके बाद बोलते हैं कि देखो अगर आप OB से ज्यादा लेकिन OD से कम, मतलब इतना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप इस कर्व मतलब SAC 2 वाले प्लांट साइज पे प्रोडक्शन करें क्योंकि खर्चा वहां पे कम लगेगा कंपैरेटिवली। और अगर आप OD से ज्यादा, अगर आप OD से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको जो है SAC 3 पे प्रोडक्शन करना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खर्चा कम लगेगा कंपैरेटिवली। तो कैसे प्लांट साइज को चुनते हैं ये बता रहा है। अब बोलते हैं वैसे तो सोच के देखो, अगर मैंने एक मशीनरी ऐड कर दी तो एकदम से मेरा प्लांट साइज बदल जाएगा, मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बदल जाएगा। अरे तो एक एक मशीनरी ऐड करने पे मेरा तो प्लांट साइज बदलते जाएगा, तो क्या होगा, ऐसे तो इनफाइनाइट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन सकते हैं। अरे हर एक प्लांट साइज का एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, तो जैसे जैसे मैं प्लांट साइज बदलूंगा वैसे वैसे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बदलते रहता है। ये झेपा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे प्लांट साइज बदलूंगा वैसे वैसे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बदलते जाएगा, है कि नहीं बताइए। तो ऐसे तो अनगिनत शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन सकते हैं। तो बोलते हैं वैसे तो अनगिनत शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते ही हैं, ऐसा ही होता है, अनगिनत शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सारे यहाँ पे बना देंगे तो बहुत ही गुचुड़ पुचुड़ हो जाता है। अगर हम सारे यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो गुचुड़ पुचुड़ हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा, हम यहाँ पे LAC का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। रियलिटी में तो इनफाइनाइट होते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, जिसको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इन सबको क्या करता है, एनवेलोप करता है अपने अंदर। समझ में आ रही बात है। हाँ लेकिन क्या बताइए, लेकिन अगर हमने यहाँ पे सारे बना दिए तो गुचुड़ पुचुड़ हो जाएगा, इसलिए वो गुचुड़ पुचुड़ को क्या बताइए अवॉइड करने के लिए इन्होंने यहाँ पे 7 ही बनाए हैं। वैसे ये जो आपको स्पेस दिख रही है ये स्पेस होती नहीं इतनी, यहाँ पे भी कोई ना कोई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा रियलिटी में, लेकिन आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पे 7 ही कर्व बनाए हैं। ये झेपा क्या बात, क्या बोल रहा हूँ पहले। अच्छा सर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो बोलते हैं कि आपके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या बताइए, एनवेलोप करता है ना, इसको कवर करता है कौन बताइए, इन सबसे टेंजेंट होता है कौन बताइए, अपना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब अगली बात सुनेंगे। बोलते हैं देखो अब मैं जा रहा हूं बेटा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे, ठीक है। मुझे बताइए जल्दी से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का दूसरा नाम क्या था, बोलो। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का दूसरा नाम क्या था, जल्दी बताएंगे। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का इसका दूसरा नाम क्या है, प्लांट कर्व। क्या बताइए, प्लांट कर्व, ठीक है। वेरी गुड है ना। अब सुनिए बात ध्यान से। अब जो है बोलता है कि हर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए बनाया जाता है। हाँ जैसे कि समझो ये हमारा प्लांट साइज, ये जो मैं कर्व मैंने बनाया है, ये समझो ये प्लांट साइज मैंने बनाया है, ये प्लांट साइज मैंने बनाया है 100 यूनिट्स बनाने के लिए। मतलब क्या,
कि वैसे तो अगर मैं चाहूँ तो इस प्लांट में, हमारे इस फैक्ट्री में 100 यूनिट से ज़्यादा भी प्रोडक्शन कर सकता हूँ, 100 यूनिट से कम भी प्रोडक्शन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस प्लांट साइज पे एग्जैक्ट 100 यूनिट अगर मैंने बनाए तो मेरा एवरेज में खर्चा मिनिमम आएगा। झेपा गया? इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये जो प्लांट है ये एग्जैक्टली 100 यूनिट्स के लिए बनाया गया है। मतलब यहाँ पे मैं 100 यूनिट से ज़्यादा बना सकता हूँ, कम भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर 100 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरा जो एवरेज कॉस्ट है, मेरा जो एवरेज कॉस्ट है ना बेटा, ये मिनिमम आएगा यहाँ पे। समझा क्या पॉइंट? अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर मैंने 100 यूनिट से कम प्रोडक्शन किया, अगर मैंने 100 यूनिट से कम प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्शन किया बेटा 50 यूनिट्स का, मैंने प्रोडक्शन किया कितना? 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अब क्या हो रहा है? क्या मुझे बताइए, जब मैं ये फॉलिंग पोर्शन, जब मैं फॉलिंग पोर्शन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे, जब मैं फॉलिंग पोर्शन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे प्रोडक्शन करता हूं, तो क्या होता है? तो मैं मेरे प्लांट को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा, मैं मेरे प्लांट को अंडर यूटिलाइज करता हूं। यहां पे क्या करता हूं? मैं मेरे प्लांट को अंडर यूटिलाइज करता हूं। यहां पे समझ में आ रही बात है? इसे ही बोलते हैं कि मेरे प्लांट में कुछ ना कुछ एक्सेस कैपेसिटी बच जाती है, एक्सेस कैपेसिटी बच जाती है। मतलब क्या? मैंने यहाँ पे 50 यूनिट बनाए और 50 बना सकता था, मेरी कैपेसिटी थी फैक्ट्री में और 50 बनाने की, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मतलब यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी बचती है जब मैं फॉलिंग पोर्शन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे प्रोडक्शन करता हूं तब। ये समझा बात क्या बोल रहा हूं? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगर बेटा, अगर मैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के राइजिंग पोर्शन पे प्रोडक्शन करूं, मतलब क्या? समझो बेटा, अगर मैंने प्रोडक्शन किया, समझो अगर मैंने प्रोडक्शन किया 160 यूनिट्स का, मैंने प्रोडक्शन किया 160 यूनिट्स का, मैंने प्रोडक्शन किया 160 यूनिट्स। इससे क्या होगा? वैसे तो यहाँ पे 100 यूनिट्स ही बनाने चाहिए थे, लेकिन मैं रगड़ के ज़्यादा कर रहा हूँ प्रोडक्शन, तो मेरा जो एवरेज कॉस्ट है, मेरा जो एवरेज कॉस्ट है वो तो ज़्यादा ही आएगा। मेरा एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, देखो चेक करो, है ना। अब ये क्या हो रहा है? जब मैं राइजिंग पोर्शन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे प्रोडक्शन करता हूँ, तो क्या होता है? मैं मेरे प्लांट को ओवर यूटिलाइज करता हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो मुझे बताइए फास्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, यही चीज़ को अब आपको चेक करना है कि हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है, अब सुनो मैं कुछ लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉलिंग पोर्शन, सुनना ध्यान से, द फॉलिंग पोर्शन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज tangent to the falling portion, is tangent to the falling portion of, क्या बताइए, ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, और सुनना ध्यान से, और द राइजिंग पोर्शन द राइजिंग, इधर लिख रहा हूं मैं, द राइजिंग पोर्शन, ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूं द राइजिंग पोर्शन ऑफ क्या, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टेंजेंट टू द राइजिंग पोर्शन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। सर इसका मतलब क्या है सर बताइए, है ना, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो टेंजेंट का मतलब होता है कि जब एक आप सर्कल बनाएं और उसके एक इस पॉइंट से एक ही लाइन ऐसे गुजरे, तो इसे बोलते हैं कि ये लाइन, दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। समझा? तो वैसे ही हम जब यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना रहे हैं, यहाँ पे हमने जैसे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व सारे बनाए हैं, तो क्या उनके एक एक पॉइंट के थ्रू जा रहा है क्या? सबके एक एक पॉइंट के थ्रू जा रहा है यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इन सबको टेंजेंट होके जा रहा है। झेपा गया क्या बोल रहा हूँ? अच्छा,
अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि जब हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व गिर रहा है ना, ये जब गिर रहा है तब 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 जो है हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के फॉलिंग पोर्शन को टेंजेंट है। मतलब कि अगर हमने इधर प्रोडक्शन किया, अगर हमने इधर प्रोडक्शन मतलब इधर तक इधर कहीं पे प्रोडक्शन किया तो क्या होगा, तो हम जो है हम हमारे शॉर्ट रन के फॉलिंग पोर्शन पे प्रोडक्शन करेंगे। मतलब अगर मैंने यहां पे कहीं प्रोडक्शन किया तो मैं मेरे प्लांट को अंडर यूटिलाइज करूंगा। ये जेपा का लॉजिक क्या जबरदस्त बात है ना। और अगर मैं यहां पे प्रोडक्शन करूंगा तो क्या होगा, मेरा यहां पे जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो मेरे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के राइजिंग पोर्शन को टेंजेंट है। तो अगर यहां पे मैंने प्रोडक्शन किया, इससे ज्यादा प्रोडक्शन किया, तो मैं मेरे प्लांट को ओवर यूटिलाइज कर लूंगा। तो हमें ओवर यूटिलाइज भी नहीं करना, हमें जो है यहां पे अंडर यूटिलाइज भी नहीं करना है ना। इसमें मुझे अंडर यूटिलाइज भी नहीं करना, मुझे तो एग्जैक्ट जितना का प्लांट साइज है उतना ही प्रोडक्शन करना चाहिए। तो मुझे हमेशा मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे प्रोडक्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे प्रोडक्शन करते हैं, उस पे जो मेरा आउटपुट आता है, उस पे जो मेरा आउटपुट आता है बेटा, उस आउटपुट को मैं बोलता हूं ऑप्टिमम आउटपुट। तो इस आउटपुट को मैं क्या बोलूंगा, जहां पे मेरा LAC मिनिमम है उस पॉइंट को बोलता हूं मैं ऑप्टिमम आउटपुट। क्या झेपा क्या बात है आपको, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बातें समझ आ रही है। तो जहां पे मिनिमम पॉइंट होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, वहां पे हमारा ऑप्टिमम आउटपुट होता है। एंड जहां पे LAC मेरा मिनिमम है, एग्जैक्टली वहां पे कोई ना कोई ऐसा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, एग्जैक्टली वहीं पे कोई ना कोई ऐसा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है बेटा, जो क्या बताइए, जो क्या बताइए, जो खुद भी मिनिमम होता है, जो खुद भी क्या बताइए, जो खुद भी मिनिमम होता है ना। सो जहां पे मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC होता है वहीं पे कोई ना कोई मिनिमम पॉइंट ऑफ SAC भी आ जाता है। ठीक है, चलो ये बात होगी। अब अगली बात सुनेंगे ध्यान से, है ना। अब अगली बात सुनेंगे ध्यान से, अगली बात है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही जोरदार एनालिसिस हमने किया है। अब अगला MCQ क्या आता है, सुनिए ध्यान से। MCQ क्या आता है ना। MCQ सुनिए, MCQ क्या आता है सुनिए। MCQ बोलता है कि द फॉलिंग पोर्शन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू, है ना। सो देखिए MCQ आपको बोलेगा, सुनिए प्लीज, जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉलिंग पोर्शन या इसे बोलता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड, है ना। नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों बोला नेगेटिवली स्लोप्ड, क्योंकि बेटा जो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड ही होता है। द फॉलिंग पोर्शन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू ये MCQ आता है ना। तो बोलते हैं बेटा कि समझो इस बात को, मैं सुनो, मैं जब शॉर्ट रन की बात कर रहा था तो मैंने आपको, जब शॉर्ट रन में आपको कॉस्ट कर्व पढ़ाए तो मैंने क्या बोला कि शॉर्ट रन में जो कॉस्ट कर्व होते हैं उसका शेप क्यों आता है वैसा, जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इन्वर्टेड एस शेप्ड क्यों है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के वजह से। वैसे ही लॉन्ग रन में अब जब मैं कॉस्ट कर्व आपको पढ़ा रहा हूं, लॉन्ग रन में जब कॉस्ट कर्व्स पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कॉस्ट कर्व का शेप लॉन्ग रन में क्यों आएगा, है ना, किससे अफेक्ट होगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के वजह से, है ना, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के वजह से। तो बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि इनिशियली जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, जब आप सारे इनपुट्स को एक साथ बदलते हैं, तो इनिशियली क्या होता है कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। थोड़ा सा इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट ज्यादा बढ़ जाता है, समझा क्या बोल रहा हूं। फिर आपको कुछ समय तक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं, जितना इनपुट बढ़ाओगे उतना ही आउटपुट बढ़ेगा। पर अगर आप दनादन इनपुट को बढ़ा रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद इतना प्रोडक्शन को क्या बताइए संभालना मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं।
सो इनिशियली IRS मिलेगा, देन CRS मिलेगा, देन मिलता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये कौन बोलता है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तो इसी के वजह से क्या होता है बेटा कि जब मैं लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करता हूं ना, जब मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता हूं तो इनिशियली मेरा एवरेज में जो खर्चा है वो गिरता है। सो इनिशियली एवरेज में मेरा खर्चा लॉन्ग रन में क्यों गिर रहा है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के वजह से। फिर कुछ समय तक मेरा जो है खर्चा मिनिमम रहेगा, यहां पे आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन अगर मैंने दनादन इनपुट को बढ़ाते गया तो इतने इनपुट को संभालना दिक्कत की बात हो जाती है, एंड अब एवरेज में खर्चा दनादन बढ़ता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के वजह से। ये इसका लॉजिक है। तो मुझे बताइए, द फॉलिंग पोर्शन है ना, द फॉलिंग पोर्शन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू बताइए, इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, है ना। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में होता क्या है? इसमें होता क्या है, थोड़ा सा इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट ज्यादा से बढ़ रहा है, हमें मिलती है बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमें क्या मिलती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। थोड़े से प्रोडक्शन बढ़ाने के वजह से, थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाने के वजह से हमारा जो है, थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से हमारा जो है, थोड़ा सा इनपुट बढ़ाने से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलता है कि अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें तो आपका एवरेज में जब खर्चा गिरता है, इसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये समझा कि नहीं बताइए? तो आपको एक क्वेश्चन आएगा तो याद रहेगा, फिर ऐसा ही आपको आएगा, ऐसा ही बेटा आपको आएगा, सुनिए ध्यान से, यही चीज वो पूछेगा आपको अब उल्टा। अब यही चीज पूछेगा वो कि द राइजिंग पोर्शन, द राइजिंग पोर्शन, द राइजिंग पोर्शन और द राइजिंग पोर्शन और द पॉजिटिवली स्लोप्ड रीजन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू। तो अब मुझे बताइए, हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व बढ़ता क्यों है? एवरेज कॉस्ट कर्व बढ़ता क्यों है बताइए? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की वजह से या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, है ना। क्योंकि एक पॉइंट के बाद इतना लेवल ऑफ प्रोडक्शन संभालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए। सो अगर ऐसा पूछते तो क्या बोलोगे आप? ऐसा पूछते तो क्या बोलोगे आप कि दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ क्या बताइए? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ, yes, this happens because of decreasing returns to scale या diseconomies of scale, diseconomies of scale। प्लीज ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ। बच्चा हमेशा इसमें गलती करता है, हमेशा बोल रहा हूं, हमेशा मतलब ऑलवेज, हमेशा, ठीक है ना। थॉर इज गॉड ऑफ थंडर, एमवी सर इज गॉड ऑफ इकोनॉमिक्स। अरे भाई साहब, नहीं कोई गॉड वर्ड नहीं बेटा, प्लीज। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात है? क्या बात समझ में आ गई? एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं बताइए? ये बच्चों को समझ में नहीं आता है जनरली, पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब बोलते हैं जनरली जो है अगला, नेक्स्ट आता है बेटा आखिरी कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। हाँ, आखिरी कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पे, प्लीज आखिरी देखेंगे बेटा कॉन्सेप्ट। आखिरी कॉन्सेप्ट है इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ठीक है। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है, समझिए, जब बेटा आप देखो, हम टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं पढ़ाई करने में, आपकी फीस वगैरह पे करते हैं, आपके लिए घर पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी चीजें होती है कि आपको कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है, एक्सटर्नल सपोर्ट के वजह से आपके पढ़ाई में मार्क्स बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप जब खुद मेहनत करते हैं, जब आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, खुद दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब आपके मार्क्स एग्जाम में आपके खुद के वजह से बढ़ते हैं, हमने मेहनत ज्यादा की, हमने दिन रात एक लगा दिया, हमारी खुद की मेहनत के वजह से जो मार्क्स बढ़ते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जो मार्क्स आपके
एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से, टीचर्स के वजह से, पेरेंट्स के वजह से, आपके गाइड्स के वजह से बढ़ते हैं, वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। सर मतलब क्या? मतलब कि बेटा कि जब हमारे 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 फैक्ट्री का प्रोडक्शन हमारे ही रीजंस के वजह से बढ़ता है, सो व्हेन द आउटपुट एक्सपांड्स, क्यों बताइए? हमारे इंटरनल फैक्टर्स के वजह से, एंडोजीनस फैक्टर्स के वजह से, उसे बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जब हमारा आउटपुट बढ़ता है, जब हमारा फैक्ट्री का आउटपुट बढ़ता है, हमने कुछ नहीं किया, एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर द बेनिफिट्स टू ईच मेंबर फर्म as a result of expansion of the industry. It is not dependent on the output of individual firms. ये एक्सटर्नल होते हैं, इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में ही कुछ ऐसी चीजें हो गई जिससे मुझे फायदा मिल गया, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। हमने हमारी मेहनत से जो प्रोडक्शन बढ़ाया, हमारे एंडोजिनस इंटरनल फैक्टर से जो प्रोडक्शन बढ़ा, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बात है हमारी? बताइए फास्ट जल्दी से, है ना? तो इसके फिर कुछ टाइप्स होते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज बोलते। देखो इंटरनल इकोनॉमीज भी हो सकती है, डिस इकोनॉमीज भी हो सकती है ना? देखो सिंपल एक लॉजिक याद रखेंगे, हर चीज बेटा एक लिमिट में अच्छी लगती है ना? हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है ना? बस वही चीज है, आप एक लिमिट तक इनपुट को बढ़ाओगे तो आपका एवरेज में खर्चा कम होगा, लेकिन आप दनादन इनपुट को बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट के बाद एवरेज में खर्चा बढ़ना चालू हो जाएगा। बस वही बात है। तो टेक्निकल में इंटरनल इकोनॉमी, इंटरनल डिस इकोनॉमी दोनों होगा। मैनेजरियल में इंटरनल इकोनॉमी, इंटरनल डिस इकोनॉमी दोनों होगा। एक लिमिट तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, एक लिमिट के बाद इंटरनल डिस इकोनॉमीज मिलना चालू हो जाएगा, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। समझा गया? ऐसा ही सेम चीज आपके एक्सटर्नल इकोनॉमीज में भी होगा। बोलते हैं एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ नहीं किया लेकिन मार्केट में हमारे जो इनपुट्स है ना, इनपुट्स, इसकी प्राइसेस बढ़ गई। अगर इसकी प्राइसेस बढ़ेगी तो हमारा खर्चा बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट गिरेगा। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मार्केट में ऐसा हुआ, तो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जेब आ गया? यहाँ पे आपका थियरी ऑफ कॉस्ट भी खत्म होता है with all the important MCQs, with all the important concepts. So guys, I hope कि आपको आज हमारे इस वीडियो में आया होगा मजा। आप हमें जरूर फॉलो कर सकते हैं अकेडमी ऐप पे, कम्युनिटी ऐप को ज्वाइन करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना? हर जगह पे यार इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी बच्चे सी फाउंडेशन के एग्जाम्स दे रहे हैं, सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हमारे जो भी फ्री क्लासेस हैं उनकी लिंक्स मैं इस एक लिंक पे अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो है बेटा यहाँ पे जा सकते हैं, इस लिंक पे bit.ly/mvsunacademy। यहाँ पे आपको एक ही जगह पे मेरे सारे फ्री रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यू वीडियोस एक जगह पे आपको मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, राइट? एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप MVSUN कोड को यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स और ऑफर्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइज। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स का कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।